नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका सिद्धार्थ एडटेक पर। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं इतिहास विषय की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा नाम चंदू जैन है और आप और हम मिलकर के चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों इतिहास परिदृश्य के संदर्भ। प्राचीन भारत की शुरुआत की थी। प्राचीन भारत की यह क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ठीक है। और हमने हमारी परिचर्चा शुरू की थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। हमने एक परिचय देखा कल कि इसकी पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। यहां तक बात क्लियर। 1856 में बर्टन ब्रदर्स यानी कि विलियम और जेम्स बर्टन जो हैं, इन्होंने हड़प्पा टीले की ईंटों को जो है वह रेलवे लाइन में लगा दिया था। नामकरण जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। लिपि है पर इसे पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पर बनी हुई है, इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता। विस्तार की बात करते हैं तो भारत में 981 स्थल है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। अब इसके उत्तर पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी स्थलों के बारे में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तरी स्थल मांदा है जो जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में चिनाब नदी के किनारे पर है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और यह परवरा नदी के किनारे पर है। पश्चिम में सुत कांगेडोर है, पाकिस्तान दास्क नदी के किनारे। निर्माता भूमध्य सागरीय लोग थे। 4 प्रजातियों की प्रधानता थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। समाज कैसा था तो पितृ मात्र सत्तात्मक समाज था। माता की प्रधानता थी। अनेक वर्ग और विभिन्न धार्मिक संप्रदाय वाले लोग यहाँ पर रहा करते थे। मनोरंजन के साधन थे। मूलभूत तत्व विद्यमान थे जो समाज को विशिष्टता प्रदान करते थे। प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी की पूजा करना इनका कर्तव्य हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा बात करते हैं लिंग योनि की पूजा करना अपने आप में पुनर्उत्पादकता का प्रतीक था, ठीक है। सूर्य पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, वृषभ पूजा, एक श्रृंगी पशु की पूजा, नाग पूजा, बतख पूजा आदि का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिलती है। जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव का 6 अक्षर का शिलालेख है। एक भैंसा, गेंडा, हाथी, बाघ है, 2 हिरण है, 5 प्रकार के पशु हमें देखने को मिलते हैं। नगरीकरण की बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो उन्नत जल निकास की व्यवस्था है। सड़कें लंबी और चौड़ी है। नगर नियोजन ग्रिड या चौपड़ या जाल पद्धति पर आधारित है। नगर को 2 भागों में बांटा गया। पश्चिमी भाग जो ऊंचा था, ऊपर था, इसे राजा रहा करते थे और दुर्ग या इसे गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी भाग नीचे की ओर था, आम जनता यहाँ पर निवास करती थी। लिपि अर्धचित्रात्मक भाव प्रदान है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बात याद रखिएगा, इसे ही बोस्ट्रोफ्रोदोन लिपि कहते हैं। पढ़ने का पहला प्रयास 1925 में अलेक्जेंडर वेडेल ने किया था। अर्थव्यवस्था नगरीय अर्थव्यवस्था थी जिसमें कृषि प्रमुख व्यवसाय था। अन्य व्यवसायों में पशुपालन, व्यापार, उद्योग आदि की जानकारी मिलती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, बाजरा, चावल है। यहाँ आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फारस, मेसोपोटामिया, इराक के साथ होता था। बंदरगाह है लोथल, सुरकोटड़ा, अल्लाहादीनो और सुतकांगे डोर। वस्तु विनिमय का प्रमाण मिलता है क्योंकि यहाँ पर धातु के सिक्के हमें नहीं मिले हैं। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा सा इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम इस क्लास में आज चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला हमारा बिंदु होने वाले हैं आईवीसी के प्रमुख स्थल, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्थल मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि हड़प्पा है। तो भैया फिर हमें सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही पढ़ना चाहिए। एक गाना आया था, दिल बोले हड़प्पा, वो यही हड़प्पा है, ठीक है ना। वो हड़प्पा शब्द होता है और ये हड़प्पा है। कहाँ है याद रखिएगा, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में मोंटगोमरी जगह है, एक जिला है, उसमें रावी नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। ऋग्वेद में इसे हरिपुरिया कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है? हरिपुरिया कहा
गया। तो इसके बारे में कुछ बातें समझिएगा। हड़प्पा, सबसे पहले देखिएगा इसकी लोकेशन कहां पर है, स्थिति। भैया यह है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जगह है मोंट गोमरी जिला, और मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसकी खोज किसने की है? याद रखिएगा 1921 में की, और यह खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, क्लियर। चलिए, इसकी जानकारी जो है ऋग्वेद में भी मिलती है, तो ये बात याद रखिएगा कि ऋग्वेद में इसे हरि पुरिया कहा गया है। बताओ क्या कहा गया है? महत्वपूर्ण बिंदु है, हरिपुरिया कहकर संबोधित किया गया। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप सबको कोई समस्या होगी। अब सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी भी प्रकार के पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण बात हो जाती है वहां से मिलने वाली पुरातात्विक सामग्री, यानी कि यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है। भाई अगर हम हड़प्पा को पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा के बारे में जानना होगा, यहां से हमें कौन सी प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, यह आपको जाननी चाहिए। अब सामग्री के बारे में देखिएगा कि साहब यहां से कुछ ऐसी सामग्रियां मिली है कि यह स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे एक स्त्री है, एक महिला की प्रतिमा या चित्र हमें यहाँ पर मिला है। वह महिला के गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, और वह प्रसव पीड़ा से किसी बालक को जन्म नहीं दे रही है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, वह महिला जो प्रसव पीड़ा में है वह किसी बालक को जन्म नहीं दे करके एक पौधे को जन्म दे रही है। अब पौधे को जन्म देना अपने आप में किस बात का परिचायक है? तो पौधे को जन्म देना अपने आप में परिचायक है कि यह पृथ्वी देवी रही होगी। पौधा कहाँ जन्म लेता है? पृथ्वी देवी में ही, तो पृथ्वी से ही तो निकलता है। तांबे का दर्पण मिला है, एक अन्नागार मिला है, इसके अलावा मजदूरों का निवास स्थान मिला है, यहाँ से ओखलियां मिली है, नटराज की कांसे की प्रतिमा है, इसके अलावा मछुआरे का चित्र मिला है, जो इस बात का संकेत है कि हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मछली यहाँ का भोजन रही होगी। क्लियर हो गई। इसके अलावा एक कब्र मिली है, उसमें मानव के साथ बकरे को दफन किए जाने का प्रमाण है। लकड़ी का ताबूत मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो विशेषताओं में नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहली विशेषता क्या है कि एक महिला, एक चित्र, ऐसे लिखे, एक चित्र है, एक चित्र प्राप्त हुआ है, एक चित्र मिला है, जिसमें एक गर्भवती महिला किसी बालक को जन्म ना देकर, किसी बालक को जन्म ना देकर एक पौधे को जन्म दे रही है। अब इसको आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि ये क्या है। तो मैं इसके बारे में ऐसा कह सकता हूं कि यह पौधे को जन्म देने वाली एक माता है। ठीक है, इसे पृथ्वी देवी कहा गया है। क्लियर हो गई? इसे क्या कहा गया है? पृथ्वी देवी कहा गया। यहां से क्या मिला है? तांबे का कांच या तांबे का
दर्पण मिला है, और क्या मिला है भैया, अन्नागार। अब अन्नागार में सामान भरेगा कौन, मजदूर भरेगा, तो भैया यहां पर हमें मिला है मजदूर आवास। क्लियर हो गई, वेरी गुड। मजदूर भरेगा और अनाज की क्या बनाएंगे हम, अनाज को ओखलियों में पीसेंगे, तो ओखली का साक्ष्य यही मिलेगा, यही मिलेगा। ओखलियों से जब व्यक्ति की पेट पूजा नहीं होती है तो फिर वो मछली खाता है, यानी कि मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र, ये हमें यहां से मिला है। क्या ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां से नटराज की कांस्य प्रतिमा, कांसे की बनी हुई नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांसे की बनी हुई नटराज की प्रतिमा, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है कांस्य प्रधान अर्थव्यवस्था यह थी। ठीक है, इसके अलावा बकरे, एक मनुष्य व बकरे की संयुक्त कब्र मिली है। एक मनुष्य और एक बकरा जो है उसकी संयुक्त कब्र हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब कब्र में क्या लगते हैं, ताबूत लगते हैं, लकड़ी का ताबूत मिला है। इसके अलावा R37 कब्रिस्तान, यह नाम दिया गया है R37। R37 नाम कैसे दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। आपको यह पता होगा कि मान लीजिए आप जयपुर में आए, मैं कहूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, तो क्या आप पूरे जयपुर में मुझे ढूंढ सकते हैं क्या, संभव ही नहीं है। तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे, तो मैं कहूंगा कि भैया मैं जयपुर के मानसरोवर इलाके में जो है वह 53 सेक्टर में रहता हूं। सेक्टर नंबर कौन सा, 53। तो आप जयपुर आ गए, जयपुर में मानसरोवर आ गए, 53 सेक्टर में आ गए। ठीक है, लोकेशन बता दी। अब 53 सेक्टर में तो 150 मकान है, आप कौन से मकान में जाएंगे, तो मैंने कहा कि भैया 53 सेक्टर के 52वें मकान में मैं रहता हूं, तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गई ना आपके पास। तो इसी प्रकार मोहनजोदड़ो को, जैसे मान लीजिए ये मोहनजोदड़ो है हमारे सामने, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया ऐसे, कहीं पार्ट्स में इसको बांट दिया हमने, और इन पार्ट्स को बांटने के बाद हमने क्या किया, यहां पर ऐसे शुरू कर ये जेड नाम दे दिया। अब मान लीजिए ये है हमारा आर। ठीक है, अब हमने प्रत्येक अल्फाबेट को फिर उसमें 50 भाग किए, 1 से लेकर 50। ठीक है, तो ये R1 2 3 4, तो ये है 37 नंबर वाला पार्ट। तो हड़प्पा के आर वाले हिस्से के 37वें पार्ट में कब्रिस्तान है। समझ में आ गई ना बात, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एक अंतिम बात लिखिए कि यहां से हमें अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हमें यहीं से मिली है, यानी कि वह मोहरें हमें यहां से मिली है जिन पर अभिलेख खुदे हुए हैं। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ा, कहां पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर है। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा और ऋग्वेद में इसे हरिपुरिया कहा गया। विशेषता क्या है, पृथ्वी देवी की प्रतिमा यहां से मिली है। ठीक है, तांबे का दर्पण है, अन्नागार है, मजदूर आवास है, ओखलियां हैं, मछुआरे का चित्र, नटराज की कांसे की प्रतिमा, मनुष्य और बकरे को साबुत दफनाया गया है, लकड़ी का ताबूत है, R37 कब्रिस्तान है, और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर है। क्लियर हो गई, चले साहब। इसके अलावा अब हम अगला महत्वपूर्ण स्थल जो आपके बीच में रखना चाह रहे हैं उसका नाम आता है मेरे प्यारे साथियों मोहन जोदड़ो। ठीक है, कहाँ है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लरकाना जो जिला है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले स्थिति देखिए, पाकिस्तान, लरकाना जिला, सिंधु नदी के किनारे। बताओ
क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इसकी जो खोज है यह किसने की है? तो याद रखिएगा 1922 में की गई है। और किसने की है? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली है जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण? सबसे पहले यहां पर मिला एक ध्यान मग्न योगी, ध्यान करते हुए योगी की मूर्ति मिली है। एक यहां पर स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसे द ग्रेट बाथ कहा गया। अब उस समय के लोग स्नान करते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य है। तो जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्य कहकर संबोधित किया। पशुपति शिव, इसके बारे में हम लिख चुके हैं। अन्नागार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। कांसी की नर्तकी हमें मिली है। इसके अलावा चौड़ी सड़कें मिली है जिन्हें राजपथ कहा गया है। विश्वविद्यालय का भवन मिला है। एक बंदर की प्रतिमा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पुरातत्व शास्त्री हुए हैं, नाम है U.R. कैनेडी। U.R. कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया का साक्ष्य खोजा है कि क्या हुआ था भैया, यहाँ पर मलेरिया हुआ था। इसके पहले अब इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लीजिएगा कि भाई जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। क्लियर हो गई। चल अब इसके बाद यहाँ की विशेषताएं देखिए कि साहब हमें यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिला है। तो हम कहते हैं सब एक ध्यान मग्न योगी की प्रतिमा हमें यहां से मिली है। ठीक है। दूसरा क्या मिला है? विशाल स्नानागार। ठीक है। इसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा जॉन मार्शल। सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण कोट हमें देखने को मिलते हैं ना, वो यही देखने को मिलते हैं जॉन मार्शल के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां से भी हमें अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अन्नागार हमें यहां से भी मिले। अन्नागार होते हैं अन्न रखने के गोदाम। ठीक है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है। और क्या मिली है? राजपथ। राजपथ क्या है? चौड़ी सड़कें हैं, चौड़ी सड़क। बहुत वाइल्ड जो सड़क होती है, जैसे आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में राजपथ जो है वह सबसे बड़ी चौड़ी सड़कें होती है। क्या बात क्लियर हो गई? इसके अलावा क्या मिला है? बंदर मंकी की मरण मूर्ति। मरण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा। किसकी है? बंदर की है। वो हमें यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। और U.R. कैनेडी, ठीक है, KUR कैनेडी जो है, इन्होंने मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा यहां से क्या मिला है? सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। और KUR कैनेडी ने, नाम याद रहेगा ना, KUR कैनेडी ने यहां के कंकालों से मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त किया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, मलेरिया का प्रमाण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों के क्या हो गया होगा, मलेरिया हो गया। मलेरिया का साक्ष्य मिलना
किस बात को दर्शाता है? मलेरिया का साक्ष्य मिलना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर कोई संक्रामक बीमारी हुई होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये है मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के साथ साझा करनी थी। सवाल इन्हीं से बनता है कि बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां से कंकालों में मलेरिया मिला है, तो भाई साहब यह कोई दूसरी जगह नहीं है, यह जगह है हमारी मोहनजोदड़ो। अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है और उस स्थान के बारे में कहते हैं लोथल। कहाँ है लोथल? याद रखिएगा, गुजरात में, अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे। 1957 में SR राव ने इसकी खोज की थी। लोथल कहां पर है? स्थान याद रखिएगा। चलिए, स्थान याद रखिएगा, कहां पर है? गुजरात। गुजरात में भी कहां पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, खोज 1957 में किसके द्वारा की गई थी? SR राव के द्वारा। क्लियर हो गई? राव। अब इसकी विशेषता जो आप लोगों के लिए उपयोगी बनती है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए कि आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या क्या। तो देखिए, लोथल के बारे में हमने कल भी बात की थी कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक नगर था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक नगर था, इसीलिए यहां पर एक बंदरगाह भी था। तो यह एक बंदरगाह था। बंदरगाह है तो यहाँ पर पानी के जहाजों को खड़े करने की जगह हमें देखने को मिलेगी। इसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है। डॉकयार्ड के बारे में कहा जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब चूंकि व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, तो यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। जैसे मिस्र की मम्मी का प्रतिरूप कहाँ पर मिलेगा? लोथल में ही मिलेगा। व्यापार होता था तो तोलने के लिए बाट माप कहाँ मिलेंगे? वो भी यहीं पर मिलेंगे। एक यहाँ पर युगल समाधान मिला। युगल समाधान का मतलब होता है एक कब्र प्राप्त हुई है जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों को साथ में दफनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चावल का भी साक्ष्य हमें मिला है। तो दो तीन बातें जो आपके लिए उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहली, नंबर 1, क्या कि यह एक बंदरगाह व व्यापारिक नगर था। ठीक है, बंदरगाह भी था, एक व्यापारिक नगर भी था। ठीक है, यहां से हमें गोदीवाड़ा, या इसे हम क्या कहते हैं? डेट डॉक यार्ड कहते हैं। डॉक यार्ड प्राप्त हुआ है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा कि यह IBC की सबसे बड़ी इमारत, कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहां से हमें मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है। मॉडल को प्रतिरूप कहते हैं, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा बाट व पैमाना प्राप्त हुआ है। यहां से युगल समाधान प्राप्त हुआ है। युगल समाधान हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा तब वहां पर चर्चा करेंगे। युगल समाधान के बाद यहां पर हमें चावल का साक्ष्य मिला है। द एविडेंस ऑफ राइस, इसका साक्ष्य जो है हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहां से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्थान है गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे। खोज 1957 में SR राव ने की है।
विशेषता एक बंदरगाह और व्यापारिक नगर था। गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मिस्र की ममी का मॉडल मिला है। बाट व पैमाना प्राप्त हुआ है। युगल समाधान मिला है और चावल का साक्ष्य देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम नगरीकरण की बात करते हैं तो एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जिसमें दुर्ग हमें नहीं मिलता है। हमने कल नगरीकरण पढ़ा था ना, आपको याद होगा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाने की चेष्टा रखता हूं, यहां पर इच्छा रखता हूं। ये देखिए, हमने पढ़ा था, कहां गया, ये रहा दुर्ग, ठीक है ना। दो भागों में बटा हुआ नगर है कि एक तो दुर्ग है और एक जो है वह नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर कौन सा है जिसमें हमें दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता? तो यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वो है हमारे चहुंद्रो। बताओ कौन सा है? चहुंद्रो। तो अगली महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा मैं आप सभी से, डेट इज चहुंद्रो की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर यह स्थित है। कहाँ है? तो याद रखना, पाकिस्तान में कौन सी नदी? सिंधु नदी, उसके किनारे पर यह स्थित है, सिंध प्रांत में। इसकी खोज 1931 में ननी गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार ने की थी। तो सबसे पहले दो तीन बातें। स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंध प्रांत और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। क्लियर हो गई? वेरी गुड। चहुंद्रो की जो खोज है 1931 में NG मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब चहुंद्रो से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि नगर तो है लेकिन इसमें दुर्ग ही नहीं है, यानी कि कहीं पर भी शासक वर्ग का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। ठीक हो गई। यहां से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका होता है जो मोती होते ना, मोतियों का हार बना दूंगा मैं तुझे, तो मेरे दोस्त वो हमें यहीं से मिला। इतना बड़ा है यह मनका बनाने का कारखाना कि इसीलिए इसे चहुंद्रो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्लियर हो गई? यहां से हमें श्रृंगार दान मिला है। श्रृंगार दान जानते हो क्या होता है? डेट इज वेनिटी बॉक्स, जिसमें हम ब्यूटी प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे लिपस्टिक, कांच, कंगा, आई लाइनर, लिप लाइनर, है ना, ये होते हैं ना, मस्करार, फलाना ढीमका, ये सब यहीं से मिला है। ठीक है। इसके अलावा चहुंद्रो से हमें और क्या मिला है? एक हाथी का खिलौना मिला है और वह अलंकृत है, यानी कि उसके ऊपर मोती वोती लगाए गए हैं। इंक पोट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा मिट्टी की खिलौना गाड़ी, वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो यहाँ की विशेषताएं थोड़ा सा समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हुई है। नंबर 1, पहली कि दुर्ग रहित नगर प्राप्त हुआ है भैया। मनके बनाने का कारखाना, इसीलिए चहुंद्रो को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि साहब ये तो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर है। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या मिला है? तो याद रखना, श्रृंगार दान मिला है। ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला है? इंक पोट प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, स्याही की दवात।
स्याही की दवात। इसके अलावा अलंकृत हाथी का खिलौना। ठीक है, अलंकृत हाथी का खिलौना हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो डिजाइनर है। इसके अलावा क्या मिलता है तो याद रखिएगा, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अगला पॉइंट, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, यह भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। लिख लो, मिट्टी की खिलौना गाड़ी। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। सर, चौहंदरों के बाद एक जगह आती है कालीबंगा। कालीबंगा को जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जगह आती है और उसे कहते हैं धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में मानसर नदी के किनारे पर है और इसकी खोज 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला बिंदु, धोलावीरा। चलिए स्थिति देखिए, गुजरात में कच्छ में मानसर नदी। क्लियर, वेरी गुड। इसकी खोज 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां तक क्लियर। अब देखो, कल मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की चर्चा की थी तो आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वह 2 भागों में बटे हुए, लेकिन यह एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। 2 नगर के भाग हैं और एक दुर्ग का भाग है। चूंकि यह कच्छ में है तो यहाँ पर जल संरक्षण की व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। तो जल संरक्षण की व्यवस्था का प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है, खेल का मैदान मिलता है, और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख भी हमें यहीं पर मिलता है। तो यहाँ की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं नंबर 1, पहली 3 भागों में विभाजित नगर। ठीक है, 3 भाग कैसे हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यह नगर है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। बीच वाला जो हिस्सा है इसे दुर्ग, पहला नगर और तीसरा भी नगर। 3 भागों में है, 1, 2 और 3। ठीक है, इस तरह से यह बटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखते हैं तो वर्षा जल संरक्षण तकनीक हमें यहां से प्राप्त होती है। यहां पर क्या हुआ करता था, वर्षा जल का संरक्षण किया जाता था। एक खेल का मैदान मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख मिला है। खेल का मैदान, मैदान को भैया स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला है तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख हमें यहां से मिलता है। इस शिलालेख में कितने अक्षर हैं भैया? केवल और केवल 10 अक्षर हमें यहां पर मिलते हैं।
यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शिलालेख हमें धोलावीरा से मिलता है। और बहुत जबरदस्त बात यह है कि भाई साहब उसमें केवल और केवल 10 अक्षर है। अब आप कल्पना करो, सबसे बड़ा है लेकिन 10 अक्षर है। क्लियर हो गई बात। तो यह विषय वस्तु आप सब प्यारे अभ्यर्थियों के लिए है जो महत्वपूर्ण थी, विशेष तौर पर धोलावीरा को लेकर के। अगला महत्वपूर्ण एक स्थल आता है, नाम है बनाउली। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर है और 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ की खोज की है। बनाउली में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल और केवल दो है कि एक ऐसा नगर जहां से हमें जल निकास व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जल निकास व्यवस्था। बनाउली से हमें वही नहीं मिलता है, ठीक है। और यहां से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। तो आइए चर्चा करते हैं। बनाउली, चलिए स्थिति देखिए। ये कौन सा कलर आ गया भैया, मेरे राजा बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। स्थिति देखो मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, कि भैया ये कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में हिसार जिला, हिसार जिला में सरस्वती नदी। क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। हरियाणा में हिसार, हिसार में सरस्वती नदी। और इसकी जो खोज है, यह खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। चलिए विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है नंबर 1 कि भैया यहां से हमें जो है जल निकास व्यवस्था का अभाव मिलता है। कोई जल निकास व्यवस्था नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें क्या पता चलती है कि साहब बनाउली जो है यहां पर हमें हल, जो मिट्टी का हल होता है ना, उसका प्रमाण मिला है। मिट्टी के हल का साक्ष्य। यह भी प्रश्न आपसे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी विशेषताएं तो पढ़कर जाइएगा। क्योंकि देखो एक बात याद रखो, कहीं ना कहीं जो अपोजिट चीजें होती है ना, वहां से सवाल आपके पूछा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? थोड़ी सी चीजें याद रखिए। क्लियर हो गई। इसके बाद हम एक स्थल की ओर आपको लेकर चलते हैं और उसे हम कहते हैं दायमाबाद। दायमाबाद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में परवरा नदी के किनारे पर है। यहाँ की विशेषता क्या है? कांसे का रथ मिला है साहब। उस रथ को जो है कुत्ते खींच रहे हैं। पहले देखो क्या होता था, रथ को कौन खींचते हैं? बैल खींचते हैं, ठीक है, हाथी खींचता है। लेकिन यहाँ पर एक कांसे का रथ मिला है और उस रथ को कुत्ता खींच रहा है और एक नग्न पुरुष उसके ऊपर सवार है, ठीक है। तो ये दायमाबाद की विशेषता है। तो अगली महत्वपूर्ण बात, दायमाबाद। चलिए स्थिति के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में अहमदनगर और अहमदनगर में परवरा नदी। क्लियर होगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर, अहमदनगर में परवरा नदी। और मुख्य विशेषता क्या है? तो भैया विशेषता है कि यहां पर कांसे का रथ मिला है जिसे कुत्ते खींच रहे हैं और नग्न मनुष्य
उस पर सवार है। ठीक है, यह बहुत बड़ा बिंदु है सर। ठीक है, कांसे का रस है, कुत्ते उसे खींच रहे हैं, और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्य जो है उस पर सवार है, और वह मनुष्य क्या है, नग्न है। क्लियर हो गई। जब हम दायमाबाद पढ़ते हैं तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थल आता है, और उसे हम कहते हैं रोपड़। बताओ क्या कहते हैं सर, रोपड़ कहते हैं। कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर है, और 1950 में इसकी खोज ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई थी। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। हम बात कर रहे हैं रोपड़ की। चलिए स्थिति देखिए, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, खोज 1950 में ब्रजवासी लाल द्वारा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने हमें इसके बारे में बताया। हाँ जी, हाँ, एक पत्ता, मैं क्लास में हूँ अभी। मैंने अभी आपको दायमाबाद के बारे में बताया और कहा कि साहब दायमाबाद के बारे में खोज आपने नहीं लिखवाई। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि दायमाबाद जो है ना, इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने मिलकर नहीं की है, कई सारे लोगों ने मिलकर की है, और उनमें आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े पुरातत्व शास्त्री हैं। इसलिए हमने इसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए रोपड़ के बारे में, आप देखिए रोपड़ 1950। अब यहाँ पर क्या चीज निकल करके सामने आ रही है, निकल करके सामने ये आ रही है कि यह आजादी के बाद ही खोज लिया गया था। समझ रहे होंगे मेरी बात, कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद ही इसे खोज लिया गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, रोपड़ है। और यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते की कब्र हमें मिली है। मानव के साथ बकरा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुत्ता पहले से भी प्रेमी रहा है, तो यहाँ भी प्रेमी देखने को मिलता है। विशेषता क्या है रोपड़ की, नंबर 1, आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला सैंधव स्थल। अब देखो आपके क्या होगा ना, 15 शब्दों में ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताओ रोपड़ के बारे में 15 शब्दों में लिखे, तो आपको कैसे लिखना होगा कि रोपड़ जो है पाकिस्तान, पंजाब, भारत के पंजाब प्रांत, या ऐसे लिखे पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने की, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला सैंधव स्थल था। खत्म। 2-3 बातें, 15 शब्द का मतलब क्या कि 2 तथ्य कम से कम होना चाहिए। हम तो इतने सारे दे रहे हैं भैया आपको। और यहाँ पर क्या है, मालिक के साथ या मानव के साथ कुत्ते की कब्र मिली है। मानव के साथ कुत्ते की कब्र प्राप्त। तो मानव और कुत्ते को साथ साथ लारे लारे दफनाया गया है। क्या बात क्लियर हो गई। तो कुत्ता पहले भी विश्वास पात्र था और अभी भी विश्वास पात्र बना हुआ है। क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण स्थल सिंधु सभ्यता का जो आपके बीच में रखना चाहूंगा वो है राखी गढ़ी। बहुत चर्चा का विषय रहता है, अक्सर इसके बारे में खबरें जो है वह अखबारों में आती रहती है, आपको यह पता होगा। ठीक है, राखी गढ़ी। अब देखिए राखी गढ़ी की स्थिति को थोड़ा सा समझिए। राखी गढ़ी की स्थिति कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है जिंद, वहां पर यह स्थित है। इसकी खोज की गई सूरजबान और भगवान देव के द्वारा। डेट स्पष्ट मेंशन नहीं है कि कब से प्रारंभ हुई या कब हुई, अभी भी चल रहा है।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सैंधव स्थल यही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह आभूषण निर्माण का केंद्र रहा है। कहाँ है यह? हरियाणा। हरियाणा में जिंद में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? याद रखिएगा, सूरजभान। नाम याद रहेगा ना कि खोज करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, खोज करने वाला है सूरजभान व भगवान देव। क्लियर हो गई? चलिए सर, अब इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता समझिए कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, कि पूरी सिंधु सभ्यता जो है उसके जितने भी स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा यही माना गया है। दूसरा क्या है? यह आभूषण निर्माण का केंद्र है। यह आभूषण निर्माण का केंद्र था। यानी कि हमें जब राखी गढ़ी का उत्खनन किया गया तो कई सारे ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। उस आधार पर हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साहब राखी गढ़ी जो है वह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण बनाए जाते थे। कई सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि कई सारे आभूषण हमें यहाँ पर बनते। अब हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। तो एक बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ा, नामकरण पढ़ा, लिपि पढ़ी, विस्तार पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा, समाज पढ़ा, अर्थव्यवस्था पढ़ी, धर्म पढ़ा, हमने स्थल पढ़ लिए। अब ये पता तो चले कि सर इतनी बड़ी सभ्यता जो है यह पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो अगला बिंदु हेडिंग डालिए, सिंधु सभ्यता का पतन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे सिंधु घाटी सभ्यता चलेगी? अब देखो यार, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब इस तरह से पतन हुआ, कुछ कहते हैं नहीं साहब इस तरह से हुआ था, कोई कहता है नहीं साहब ऐसे हुआ। इसमें कुछ बहुत प्रसिद्ध मत है। जैसे एक मत आता है जलवायु परिवर्तन, कि साहब जलवायु परिवर्तन, जैसे भी आप देख रहे होंगे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल गर्मी जो है बहुत तेज पड़ रही है। 42 डिग्री के तापमान में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने पर ऐसे महसूस होता है कि 50 डिग्री का तापमान है। इस गर्मी 2024 में आपने महसूस किया कि दिल्ली में 52 डिग्री तापमान आ गया। जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन है। अगर इसी तरह परिवर्तन बढ़ता रहा तो यह तय है कि आने वाले समय में मानव सभ्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, कोई दोहराई नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, इसके संदर्भ में R.L. स्टाइन और फेयर सर्विस ने अपने मत दिए हैं। तो मत विभिन्नता है या पतन को लेकर के प्रमुख मत क्या है, इनको समझिए। नंबर 1, पहला जलवायु परिवर्तन। यह मत किसने दिया है? पहला R.L. स्टाइन। R.L. स्टाइन बहुत बड़े पुरातत्व शास्त्री हुए हैं, उन्होंने यह कहा। इनके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, डेट इज फेयर सर्विस। फेयर सर्विस भी यही बात कहते हैं। ठीक है, कि साहब जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ा होगा और इस वजह से यह सभ्यताएं विनाश हो गई होगी। बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा आई, जॉन मार्शल और S.R. राव यह बात कहते हैं। तो बाढ़ या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, ठीक है, यह मत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, जॉन
मार्शल व SR राव, इन्होंने यह मत दिया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि साहब यहाँ पर भूकंप आया होगा और भूकंप आने से जो है जमीन दो भागों में बट गई होगी और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया होगा। ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिनमें एक नाम आता है राइक्स, इन्होंने यह बात कही है। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। क्लियर। वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई और वैदिक सभ्यता के अस्तित्व में आने के बाद उन सभ्यता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। तो याद रखिएगा आर्यों का आक्रमण हुआ। यह बात कहता है गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। तो नंबर 4 लिखिए। आर्यों का आक्रमण, यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है गॉर्डन चाइल्ड, है ना, महत्वपूर्ण पुरातत्व शास्त्री है, और मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। क्लियर हो गई। एक कहता है कि साहब यहाँ पर बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा, शुष्कीकरण हो गया। ठीक है ना, जब एक लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा और जमीन जो है वह शुष्क यानी कि क्या बोलते हैं, बंजर होने लगी, फसलों का उत्पादन नहीं होने लगा, तो लोग भूखे मरने लगे और यह सभ्यता विनाश की ओर आगे बढ़ी। तो इसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक शब्द का प्रयोग लिया जाता है, डेट इज शुष्कीकरण। और यह कथन किसने कहा? यह कहा MR मुगल। क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। अब आपके मन में एक जिज्ञासा, क्यूरोसिटी आ रही होगी कि सर इनमें वास्तविकता में क्या माना जाए, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे होगा। तो कहा जा सकता है कि सर प्रत्येक नगर के या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रत्येक केंद्र बिंदु है या प्रत्येक स्थल है, उनके पतन के कारण भिन्न भिन्न रहे होंगे। वो एक कारण की वजह से सबका पतन नहीं हो सकता है। 100 मनुष्य है तो यह तय नहीं है कि 100 के 100 मनुष्य एक ही कारण से मरेंगे। कोई बीमारी से मर सकता है, कोई अटैक से मर सकता है, कोई एक्सीडेंट से मर सकता है, कोई गिर के मर सकता है, कोई सोता सोता मर सकता है, कई सारे कारण। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। IBC के प्रत्येक स्थल के पतन के भिन्न भिन्न कारण थे, कोई एक कारण नहीं था, अलग अलग कारण माने गए हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुई। दिल पर हाथ रख करके बताइए आपको यह कैसा लगा। मजा आ गया? वेरी गुड। चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से, रैपिड फायर रिवीजन। कल हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत आपके लिए कर देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक सामान्य परिचय हमने आते ही पढ़ा। इसके अलावा नामकरण के बारे में बात करी हमने, नामकरण के बाद विस्तार, इनकी भी चर्चा करी हमने, इसके केंद्र बिंदु पढ़े, निर्माण के बारे में चर्चा करी, समाज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, धर्म पढ़ाया आप लोगों को, नगरीकरण के बारे में चर्चा करी, नगरीकरण के 2 भाग हमने आपके लिए रखे। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा लिपि के बारे में बात करी, लिपि के बाद अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करी। ठीक है। अर्थव्यवस्था के बाद हमने कुछ स्थल देखे, जैसे हड़प्पा, स्थिति देखी कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी में रावी नदी के किनारे पर है। 1921 में दयाराम शाहानी ने खोजी और इसे ऋग्वेद में हरिपुरिया कहा गया है। पृथ्वी देवी का चित्र मिला है, तांबे का दर्पण है, अन्नागार है, मछुआरे का चित्र है, सारी चीजें हमें यहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में सिंधु नदी के किनारे पर है। यह राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा। शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। विशाल स्नानागार मिला है जिसे आश्चर्यजनक कहा गया है। इसे KUR कैनेडे ने मलेरिया खोजा है यहाँ से।
लोथर गुजरात में है, एस आर राव ने खोजा। बंदरगाह था, पत्तन नगर था। गोडीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। युगल समाधान मिला है। चहुंद्रो पाकिस्तान के सिंध में है। मन के बनाने का कारखाना है। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर दुर्ग रहित नगर है। श्रृंगारधान इंक पोर्ट हमें यहाँ से मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में मानसर नदी के किनारे पर है। 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था। 3 भागों में बटा हुआ नगर है। बनाउली हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे है। जल निकास व्यवस्था का अभाव है। दाइमाबाद के बारे में पढ़ा, रोपड़ के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और पतन के बारे में भिन्न मत पढ़ करके अपना निष्कर्ष लिखा कि प्रत्येक नगर के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर? तो हमें बताइए आपको यह बिंदु कैसा लगा, और हमें यह भी जरूर बताइएगा कि आपको पढ़कर मजा आया या नहीं आया। कल वापस मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। और डाउनलोड करिएगा सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर यह कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत, बाय टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।